हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस अकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए खान सर के द्वारा निकाला गया आरबीडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। देखिए, इसमें टोटल आपको 27 सेट दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो आज हमारा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 9 तक को कवर किया। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको कानून पब्लिकेशन, रुक्मिणी पब्लिकेशन तथा किरण पब्लिकेशन की भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे हैं, ठीक है। तो यदि चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। देखिए, इसके पीडीएफ लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, अपना जो है स्कोर आप जरूर कमेंट करें। देखिए, इसमें टोटल 85 जीके जीएस के प्रश्न होते हैं, तो आप अपना स्कोर कमेंट में जरूर करें कि आपने 85 में कितने सही किए। और मैं जो क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, अन्य फैक्ट को, उसको आप जरूर गौर से सुनें। वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है मैं उसे बताते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन आपका जो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस सेशन को लाइक करें। ऑन है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने किया था, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले समझिए, हड़प्पाकालीन स्थल पूछ रहा है, किंतु विशाल स्नानागार जो है यह आपको मोहनजोदड़ो में है। कहाँ? मोहनजोदारो में है, ठीक है, जिसकी खोज सन 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और इसमें जो इसकी खोज किया गया था विशाल स्नानागार के, ये जॉन मार्शल ने बताया था, ठीक है। इसको पहले इन्होंने कॉलेजिस्ट बिल्डिंग नाम दिया था। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की, अजात शत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। देखिए, अजात शत्रु के कार्यकाल में जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ठीक है, चारों से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो फर्स्ट बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, यह 483 ईसा पूर्व में होता है। ईसा पूर्व जरूर याद रखिएगा, ठीक है। किसके शासनकाल में? तो ये इसके समय अजात शत्रु जो है शासक था, ठीक है, मगध का। सेकेंड जो बौद्ध संगीति हुआ था, यह 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। यह जो इस समय कालाशोक था, कालाशोक था शासक। थर्ड जो बौद्ध संगीति हुई थी, यह आपको 251 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासनकाल में, जरूर याद रखिएगा इसे, ठीक है। और जो फोर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, यह आपको फर्स्ट शताब्दी यानी पहली शताब्दी में हुआ था, जब आपको शासक कनिष्क था। देखिए, ये जो फोर्थ बौद्ध संगीति है, यह बिहार से बाहर यानी मगध साम्राज्य से बाहर हुआ था, यह कुंडल वन में हुआ था, ठीक है। बाकी आपको प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था, यह राजगृह में हुआ था, दूसरा आपको वैशाली में, तीसरा आपको पटना में हुआ था और चौथा आपको कुंडल वन में हुआ था। ये चारों क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपसे। कभी कहिए कि जगह का नाम पूछ दे, फिर आपको सन पूछ दे कब हुआ था, या फिर आपको शासक का नाम पूछ दे यह कब किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये चारों याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई थी। ये हड़प की नीति जिसे आपको लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की यदि शासनकाल की बात करें तो यह 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक जो है भारत का गवर्नर जनरल रहा था। इसने हड़प की नीति अपनाई। हड़प की नीति के तहत क्या होता है कि जिस अभी भारतीय राज्यों के जो राजा थे, उनके जो उत्तराधिकारी नहीं होते, तो उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो हड़प नीति का जो सर्वप्रथम शिकार हुआ था, यह आपको सतारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे। तो यह जैसे कि मैंने कल के सेट में बताया है, यह आपको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने केसरी तथा मराठा नामक पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था, और गणेश उत्सव तथा शिवाजी उत्सव को भी इन्होंने प्रारंभ किया था। ये चारों क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ था। तो यह आपको लखनऊ अधिवेशन जो सन 1916 ईस्वी में हुआ। इस अधिवेशन में जो है आपको कांग्रेस तथा के नरम दल था गरम दल एक हो गए थे। यहीं पे आपको मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस के बीच गठजोड़ हुआ था, और दोनों आपस में सहयोगी हो गए थे एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का निर्मूल किया यानी उन्मूलन किया था। तो यह आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की यदि हम बात करते हैं, तो इनका जो कार्यकाल था सन 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक था। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने सती प्रथा
का उन्मूलन किया तथा अन्य सामाजिक कार्य किए, अच्छे अच्छे कार्य किए थे, सामाजिक कार्य, ठीक है, जिसके लिए इन्हें जाना जाता है। बात करें अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, तो बाबा रामचंद्र ने किया था। जापान में रक्तहीन क्रांति, जिसे हम मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह आपको सन 1868 ईस्वी में हुआ था। रक्तहीन क्रांति का होने का जो मेन कारण था, इसमें क्या हुआ था, जापान में जो एदो शासन था, तो एदो शासन का अंत यहाँ पर हुआ था, फिर से पुनः मेजी साम्राज्य का स्थापना हुआ था, ठीक है। यह क्रांति हुई थी आपको इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में क्रांति याद रखिए। यह क्रांति का नाम था गौरवपूर्ण क्रांति, यह भी रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यह फ्रांसिसो द अल्मोड़ा था। यह 1505 ईस्वी में पुर्तगाल का वायसराय बनकर आया भारत में, और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया। किसने? ब्लू वाटर पॉलिसी, यह अरब सागर में जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था, ठीक है, जिसके तहत जो है जो अन्य देशों की जहाजें आती थी उससे यह क्या करता था, टैक्स लेता था, ठीक है, जिसके लिए इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग संबंधित है किससे, तो देखिए केंद्रीय सरकार के, यह केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर निर्णय लेता है, यानी केंद्र और राज्य के बीच जो पैसे का बंटवारा होता है उस पर जो निर्णय लेता है वह वित्त आयोग लेता है। एक क्वेश्चन आता है कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो इसकी गठन जो है आपको, इसके गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए, और वित्त आयोग का संबंध हमारे संविधान किस आर्टिकल में, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो यह लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता सही है। संविधान मौलिक अधिकार इसमें है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका नीति निर्देशक सिद्धांत, तो इसमें प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है। न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान में, ठीक है, यह स्वतंत्र है, प्रतिबद्ध नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12 है कि संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का आत्मा कहा था। देखिए, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल 32 में है, जिसे भारतीय संविधान का आत्मा बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। यह 5 प्रकार का क्या करता है, रीट जारी करता है। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन 13 है कि राज्यसभा कब भंग की जाती है, सही जवाब दीजिए। देखिए, राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है। क्या? अस्थायी। अस्थायी सदन का मतलब है कि यह कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, आपका डी हो जाएगा। राज्यसभा के बारे में यदि हम बात करें तो इसका संबंध जो है आर्टिकल 80 में जो है आपको राज्यसभा का उल्लेख है। राज्यसभा के यदि सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो यह 6 वर्षों का होता है, ठीक है, किंतु राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके प्रति 1/3 सदस्य थे प्रति 2 वर्षों पर क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है किससे, देखिए ये जो है आपको राष्ट्रपति से संबंधित, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और यह राष्ट्रपति के जो कार्यकाल है उससे संबंधित है, आर्टिकल 56, ठीक है। आर्टिकल 61 की जब बात करें तो यह राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। आर्टिकल 52 जो है यह आपको राष्ट्रपति के पद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, कौन कौन से, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका देखिए सबसे पहले विधायिका क्या बनाती है, यह नियम, ठीक है। विधायिका जो है आपको कानून बनाती है या नियम बनाती है। कार्यपालिका क्या करता है, इस नियम को लागू करता है, ठीक है, और न्यायपालिका क्या करती है, इस नियम की रक्षा करती है, यानी संरक्षण करता है। जो भी कानून बनाया गया उसका रक्षा कौन करता है, ये हमारा न्यायपालिका करता है। ये सरकार के 3 अंग हैं जिस पे सरकार चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं, इसमें जो है आपको 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं, 3 स्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, यह 2013 में लागू किया गया था। देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है वह सस्ती दरों पर, ठीक है, लोगों को उत्तम खाद्यान्न की आपूर्ति करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के राष्ट्रीय प्रतीक सिंह के अलावा कौन से जानवर की आकृति है। देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के जो अशोक स्तंभ है वहां से उसकी एक अनुकृति है, ठीक है। इस पे आपको सिंह के अलावा यदि हम बात करें तो गाय, बैल तथा घोड़ा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे एक हाथी भी लिख लीजिए, हाथी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में जो उत्तरी अयनांत होता है यह आपको 22 दिसंबर को होता है। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पलटी कहाँ पे, देखिए पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यदि मान लीजिए कि नहीं झुकी होती तो क्या होता है, तो सूर्य की जो किरणें सिर्फ भूमध्य रेखा पर पड़ता है, यहाँ सिर्फ भूमध्य रेखा पर पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। यह आपको ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ के इधर जो है आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र इसके, यहाँ पर आपको ग्रेट बैरियर रीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। देखिए भारत का जो केरल है ना, केरल में लगभग 90%, भारत का जो 90% रबर का उत्पादन होता है यह केरल राज्य में होता है। यदि विश्व में की बात करें तो विश्व में रबर का सबसे अधिक उत्पादन जो है आपको थाईलैंड
करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? तो ये आपको प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा सागर। और निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा यूरेनियम रिजर्व है? तो यह आपको अब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। देखिए पहले यह कनाडा में था, किंतु अब ऑस्ट्रेलिया में हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 से देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है? ये दक्षिणी गोलार्ध में कर रहा है। ये ग्लोब हो गया आपका, देखिए ये आपको उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें बहती हैं वो आपको उत्तर से पश्चिम तथा पश्चिम से दक्षिण से पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसे बहती हैं। ठीक है, तो उस उत्तर क्या हो जाएगा 25 का? उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूर्व, इस तरह से बहती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध की यदि बात करें तो इस पे जो पवनें होती हैं यह उत्तर से पूर्व तथा दक्षिण से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से आपका निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है आपको यह गोदावरी नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गोदावरी नदी के तट किनारे स्थित नहीं है, पूछ रहा है कि नासिक, नादेड़ तथा निजामाबाद, ये तीन ऐसे जो है शहर हैं वो आपको गोदावरी नदी के तट पे हैं। नक्सारी जो है यह गोदावरी नदी के तट पे नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? तो यह आपको थोरियम है, और थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन विश्व में भारत करता है, भारत में केरल करता है, और यह एक रेडियोधर्मी धातु है। ठीक है, भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन है? तो यह बिहार है, बिहार में सबसे अधिक लीची उत्पादन होता है। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए यह जो आपको भूक्षरण हो जाएगा, यानी कि जो आप पार्श्विक अपरदन है, अपरदन के कारण जो है नदी की मिट्टियाँ जो होती है कट कट के बह जाती हैं, जिससे कि वो चौड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 30 से कि आपका जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था किसका? यह आपको दिल्ली का है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है यह। इसके बाद चंडीगढ़ का, फिर पांडिचेरी का, केंद्र शासित प्रदेश। यदि राज्यों की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है आपको बिहार का है। ठीक है, इसके बाद आपको पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, और तीसरे पर आपको यूपी आता है। याद रखिए दोनों क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या से जो है हर एग्जामों में प्रश्न पूछे दिए जाते हैं। जैसे बिहार दरोगा का हुआ था, 2 जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन थे 2011 के सेंसस, इसलिए आप जरूर पढ़ के जाइए किसी भी एग्जाम से पहले। जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? देखिए पहला राज्य जो था यह असम था। जीएसटी भारत में लागू कब किया गया था? यह 1 जुलाई सन 2017 को जो है भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। पहला राज्य था असम। भारत ने दार्शनिक प्रणाली मुद्रा प्रणाली भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू किया? तो यह 1957 ईस्वी में शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर आपका 33, कर्नाटक संगीत के अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है क्या? तो यह जो है आपको अलाप अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। देखिए यहाँ पे नैतिक विकास है, जो आदर्शवादी सिद्धांत है यह नैतिक विकास पर बल देता है मनुष्य के। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 35 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, बिरजू महाराज देश के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। यह आपको कथक नृत्य के जो है एक प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। क्वेश्चन 37 के जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए यदि आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। पैथोलॉजी में क्या किया जाता है? पैथोलॉजी में आपको रोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, साइटोलॉजी में आपको कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीवों की आकृति पूछ रहा है, तो इसमें आंसर जो इसका हो जाएगा यह आकारिकी हो जाएगा। आकारिकी में जो है आपको जीवों का अध्ययन किया जाता है। इसे इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह वैसे सभी जीवों के लिए प्रयुक्त होता है जिनका जो मुख्य विषय पिंड का आकार या संरचना का अध्ययन जब करना होता है तो इसका अध्ययन आकार की कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, एक कोषीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव को दिया गया नाम बताएं। तो इसको जो है नाम दिया गया है वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा संघ का यह जंतु होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भोजन का पाचन सामान्य रूप से होता है। ठीक है, भोजन का जो पाचन होता है यह छोटी आंत में होता है। ठीक है, यदि भोजन के पाचन की बात करें तो यह मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, किंतु पूर्ण रूप से जो भोजन का पाचन होता है यह छोटी आंत में होता है। देखिए पेट जो होता है, बहुत लोग जानते होंगे जो भोजन का पाचन होता है पेट में होता है। पेट में भोजन का पाचन नहीं होता, पेट में आपको प्रोटीन का पाचन होता है। जो भी प्रोटीन है वो पेट में पच जाता है, बाकी भोजन का पूरी तरह से जो पाचन होता है यह छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर। उभयचरों में श्वसन की विधि कैसी होती है? तो उभयचर में जो श्वसन की विधि त्वचा से भी वो श्वसन करते हैं, मुख से भी करते हैं, फुफ्फुस से भी करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड ने किया था। इन्होंने ब्लड ग्रुप ए, बी तथा ओ को खोजा था कब? सन 1900 ईस्वी में, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित है? तो यह अंडवाहिका हो जाएगा,
गर्भाशय हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, नहीं है कह रहा है, मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है तो यह शुक्र वाहिका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं, तो यह वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44 है कि पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक होता है उसको आपको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, क्योंकि यह आपको पेड़ के क्या होता है, पेड़ों के अंदर होता है जहाँ पे कि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है यह पौधों को कलर प्रदान करता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह आपको प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मछली से प्राप्त कॉड यकृत तेल इसमें समृद्ध क्या होता है? तो इसमें आपको विटामिन ए और डी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टीडा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर कौन सा है? देखिए घास क्या है? प्रथम पोषी स्तर, तो घास को कौन खाएगा? तो घास को खाएगा टीडा, द्वितीय स्तर होगा। टीडा को कौन खाएगा? मेढक, यह तृतीय हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर पे मेढक हो जाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप, यह चतुर्थ पोषी स्तर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूध की असघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। देखिए दूध की यदि असघनता की बात करें यह लैक्टोमीटर से मापा जाता है। लैक्टोमीटर यह पता लगाता है कि दूध में कितना एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है तथा त्वरण इतना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है, उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? देखिए यहाँ पर प्रारंभिक वेग दिया हुआ है u बराबर, ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड। तो गति के नियम से यदि v इक्वल टू यू प्लस ए टी के सूत्र पर यदि आप इससे निकालोगे तो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ प्रारंभिक वेग देखिए क्या है, आपको प्रारंभिक 40 हो गया प्लस एक्सेलरेशन आपका 4 हो गया और गुणे कितना टाइम है आपको 10 सेकंड हो गया। कितना होगा 10 को 40, 80 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डैश हवा का प्रयोग के बल और वेग के मापने के लिए, यानी हवा के बल और वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 51 में, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए किसी भी वस्तु का यदि हम वेग को दोगुना कर देंगे, ठीक है, तो इसका जो गतिज ऊर्जा है जो यह 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि गति के फर्स्ट नियम के अनुसार गतिज ऊर्जा जो होता है वह वेग के स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर होता है। तो मान लीजिए यदि 4 गुना करिएगा तो गतिज ऊर्जा आपको 16 हो जाएगा, किंतु यहाँ 2 गुना कर रहा है तो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका कि मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद की जो ध्वनि होती है वह पराश्रव्य ध्वनि के अंतर्गत काउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 53, एक गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं क्योंकि समुद्र के उच्च दाब से जो है बचने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए गोताखोर जितने आपको जल के अंदर जाएगा उतने ही उसके ऊपर जल का जो है दबाव बढ़ते जाता है। ठीक है, एक टाइम ऐसा है कि जो गोताखोर है वो पानी के दबाव को झेल नहीं पाएगा, इसलिए वो जो विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है, किसकी इकाई है? तो यह आपको दूरी की इकाई है। प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनता है? तो प्रकाश कणों से मिलकर वो कणिका बनता है। एक लंबी और सीधी जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होगा, बताना है आपको। ठीक है, तो ये आपको जो हो जाएगा उसके सिरों की तरफ यह घटती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन जलाता है, देखिए किसी भी वस्तु को जलाने में सहयोग करता है क्या? ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? यह बुझाने में काम करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि जो फायर ब्रिगेड वाले लोग होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं किसी भी आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है यह जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अब सहसंयोजक अणु कहते किसे हैं? तो देखिए वह रासायनिक बंध होता है जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों की जो सहभागिता होती है वो समान होती है। एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं क्या? तो जो परमाणु के नाभिक होता है उसमें आपको प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है? यहाँ पे देखिए आपको क्रिप्टोन, आर्गन, जेनॉन, क्लोरीन जो है आपको अक्रिय गैस नहीं है। निम्न से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? सामान्य नमक के स्रोत की यदि बात करें तो इसमें जो हैलाइट है यह सामान्य नमक का स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि गमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं इसके? तो यह आपको क्लोरीन के महत्वपूर्ण यौगिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा कि मोमबत्ती का जलना निम्न में किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखिए मोमबत्ती का जलना जो है यह आपको भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है, और बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये जो है सिर्फ आपका क्या है, यह आपको भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि
मोमबत्ती जल जाता है तो पुनः उससे बनाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए भौतिक परिवर्तन बिल्कुल सही है। मोमबत्ती यदि जल जाता है तो जो उसका मोम बचता है उस मोम को हम दोबारा मोमबत्ती बना सकते हैं, इसलिए भौतिक परिवर्तन हो गया। किंतु जो मोम जल गया है, मान लीजिए इतना बड़ा मोमबत्ती है, ठीक है, ये जलते जलते इतना बच गया, ऐसे गिर जाता है मान लीजिए, इसका तो हम मोम बना ले जाए। किंतु जो मान लीजिए इतना बड़ा मोमबत्ती, इतना जो जल के प्रकाश उत्पन्न कर दिया, ठीक है, और उष्मा उत्पन्न करके जो जल के उड़ गया, उसको आप कैसे वापस लाइएगा? उसे आप वापस नहीं ला सकते, इसलिए क्या आ गया, यह रासायनिक परिवर्तन भी है। इसलिए याद रखिए मोमबत्ती भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 64, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ अवकरण कराना है? जस्ता के साथ कराना है, ठीक है, क्योंकि जस्ता का परत चढ़ाने से क्या होता है, जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है? क्या कुछ समावय है। संक्षेप बहुलक का उदाहरण क्या है? संक्षेप बहुलक का उदाहरण की यदि बात करें तो ये आपको टेरिलीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इनमें जो है आपको सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपको मगध विश्वविद्यालय बोध गया में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 है, महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? ठीक है, ठाणे के पास भिवंडी है, ठीक है, वहीं पे आपको पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया, यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, तो यह आपको सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान है। और सूरीनाम की यदि हम बात करते हैं तो सूरीनाम के जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वह याद रखें चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। चंद्रिका प्रसाद, ठीक है, संतोखी याद रखिए, यह भारतीय मूल के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेंट मुख्य प्रेरक थे? यानी कि जीन हेनरी ड्यूनेंट के प्रयासों से जो है किस संस्थान की स्थापना हुआ? तो यह देखिए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना हेनरी जे ड्यूनेंट के सहयोग से हुआ था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में कौन सी जनजाति जो है भगोरिया उत्सव मनाती है? तो यह आपको भील जनजाति हो जाएगी, यह आपको मुख्यतः मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो यह आपको एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। इस योजना का सन 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, किंतु अब आपको क्या रखना है, आपको 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप को याद रखना। यह इसका आयोजन पूर्ण रूप से जो है इस बार भारत में किया गया था और इसके जो विजेता रहा यह ऑस्ट्रेलिया रहा था। किसको हरा गया था? इंडिया यानी भारत को हराकर जो है विश्व विजेता 2023 के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कि कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है और कैगा नाभिकीय संयंत्र जो है काली नदी पर स्थित है। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम जो अंतराल होता है वह कितना होता है? तो यह मैक्सिमम जो है 6 माह का अंतराल हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा संसद के जो है 3 सत्र बुलाए जाते हैं, कौन कौन सा? पहला सत्र होता है बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र होता है, तीसरा जो है आपको शीत सत्र होता है। ठीक, शीतकालीन सत्र होता है, सबसे जो बड़ा होता है वह आपको बजट सत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो यह आपको नादिर शाह लेकर गया था। नादिर शाह जो है इस ईरान का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब इसने दिल्ली पर आक्रमण किया उस समय जो है यहाँ से मयूर सिंहासन के लेके चला गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? यह बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे थे। इनमें से कौन ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपको मानसरोवर झील से निकलती है। यह तिब्बत में जांगबो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत में यह दिया कि जो अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र उसमें दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है 3 देशों में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो यह आपको भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 के प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद यानी इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित अन्य कई देशों की यात्रा की थी? तो यह आपको इब्न बतूता जो था यह मोरक्को का रहने वाला था और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, चलिए इसने एक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है, जिसका नाम था रेहला। ये पुस्तक का नाम कभी कभी पूछ देता है। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो यह जो है अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी के बीच में महात्मा गांधी और
उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन, ठीक है। दोनों लोगों के बीच जो है एक समझौता होता है। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेते हैं, ठीक है। यह सन 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह 1919 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो है 187 लगभग 100 जो है 187 देश जो है यह इसके सदस्य है। इसके मुख्यालय पूछता है, याद रखिए इसका मुख्यालय जो आपको जेनेवा में हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो यह भारत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? लोक सेवक करने का मतलब यहाँ पे बात कर रहा है सरकारी कर्मचारी से, ठीक है। लोक सेवक मतलब सरकारी कर्मचारी क्या नहीं बन सकता है? तो उसका सरकारी कर्मचारी जो है सांसद नहीं बन सकता है। यदि उसको सांसद का चुनाव लड़ना तो इसके लिए पहले आपको सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तब जाकर आप सांसद की चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारा जो जीके जीएस के 85 क्वेश्चन था ये समाप्त हो गया। आप लोगों ने 85 में कितने सही किए अपना स्कोर जो है जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि आपको इससे कितना लाभ हो पा रहा है। बाकी यदि चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर रहे हैं इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो जय हिंद और वंदे मातरम।